आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के हिंदू साम्राज्य विजयनगर के बारे में। विजयनगर की हम बात करें तो विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है और ये कर्नाटक में है। विजयनगर जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं, शाब्दिक अर्थ इसका क्या होगा? जीत का शहर, जीत का शहर। और ये मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य है। अगर हम बात करें मध्य युग की तो मध्य युग का ये प्रथम हिंदू साम्राज्य है, प्रथम हिंदू साम्राज्य है। अगर हम बात करें कि ये है कहाँ, तो जो कर्नाटक है, कर्नाटक में हम बात करते हैं। देखिए कि यहाँ इस प्रकार से तीन नदियाँ हैं। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना और तेलंगाना से आगे आंध्र प्रदेश में एक नदी ये है गोदावरी, और दूसरी नदी की हम बात करते हैं कृष्णा की। ये महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश, और ये है कृष्णा। और तीसरी नदी जो मुख्य नदी है यहाँ पर कावेरी, और ये यहाँ केरल कर्नाटक, और कर्नाटक से कहाँ फिर तमिलनाडु, ये कौन सी है? कावेरी। जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, इस तुंगभद्रा नदी के किनारे पर इधर तो इसका एक दुर्ग स्थित है, और दक्षिण साइड में क्या स्थित है जी? विजयनगर। यानी तुंगभद्रा नदी के, हम कह सकते हैं किस साइड में है? तुंगभद्रा नदी के दक्षिण साइड में है ये। और इसकी स्थापना क्यों हुई विजयनगर साम्राज्य की? तो दक्षिण क्षेत्र के जो हिंदू हैं, हिंदुओं ने उस समय जो इस्लामी संस्कृति है, इस्लामी संस्कृति के प्रभाव से स्वयं को बचाने के लिए, और जो हिंदू धर्म, समाज और संस्कृति है को सुरक्षित रखने की चेतना, सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने किसकी स्थापना की? विजयनगर साम्राज्य की। अगर हम इससे पहले की बात करें कि 10वीं से लेकर जो 14वीं सदी है, यहाँ तक इस समय यहाँ पर होयसल वंश का शासन था। और जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है उस समय के करीब यहाँ पर शासन कर रहा था वीरवल्लाल। अब हम बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से होती है। तो एक व्यक्ति हैं संगम, संगम के 5 पुत्र थे, और 5 पुत्रों में से चर्चा करेंगे हम सिर्फ कितने की? 2 की। और उन 2 का नाम क्या है? हरिहर और बुक्का। ये करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। कब करते हैं? 1336 ईस्वी के अंदर ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। अब ये पहले कहाँ थे? 2 नाम हम देखेंगे कि पहले ये काकतीय एक वंश होता है। काकतीय जो वंश है ये कहाँ है ये हम देखेंगे। यानी जो आंध्र प्रदेश है, इधर जो आंध्र प्रदेश का एरिया है, इसमें जो वारंगल है, यानी आंध्र प्रदेश के अंदर, और फिर दूसरा यानी जो कर्नाटक है, ये जो कर्नाटक का जो एरिया है ये यहाँ आ जाते हैं फिर, यानी काम्पिल्ले, ये काम्पिल्ले क्षेत्र है, यहाँ हम काम्पिल्ले लिख सकते हैं। यानी काकतीय जो वंश है, अभी अपन ने ये देखा यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर काकतीय वंश के ये सामंत थे। और काकतीय वंश का जो शासक था इसमें यहाँ पर कौन था? प्रताप स्वरूप। यानी प्रताप स्वरूप के यहाँ ये इसके पिता वगैरह ये सामंत थे। और फिर यहाँ से ये बाद में क्या आ जाते हैं? काम्पिल्ले प्रदेश में, यानी कर्नाटक में आ जाते हैं। काम्पिल्ले प्रदेश के अंदर, काम्पिल्ले प्रदेश में आ जाते हैं, और यहाँ के राज्य के अंदर इन्हें क्या बना दिया जाता है? मंत्री बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली की। दिल्ली के अंदर उस समय शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी तुगलक वंश का शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक,
और इसका एक विद्रोही मुसलमान है, वो यहाँ से आकर कहाँ आ गया था, काम्पिल्य क्षेत्र के अंदर आ गया था। और उस विद्रोही का नाम बता देता हूँ मैं, उसका नाम था बहाउद्दीन गुर्शप। उस विद्रोही का नाम था बहाउद्दीन गुर्शप। और इस बहाउद्दीन गुर्शप को काम्पिल्य ने शरण दे दी थी, यानी काम्पिल्य ने इसको शरण दे दी, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरी काम्पिल्य को क्या कर दिया जी, रौंद दिया। रौंदने के बाद में जो हरिहर और बुक्का हैं उनको भी अपने साथ ये कहाँ ले आया, दिल्ली ले आया। अब या तो जेल में डाल दिए जाएंगे ये, या फिर ये क्या कर लें जी, इस्लाम धर्म कबूल कर लें। तो इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और इस्लाम धर्म जब कबूल कर लिया तो काफ़ी दिनों के बाद में दक्षिण में फिर विद्रोह हो जाता है। यानी दक्षिण की हम बात करें तो दक्षिण में एक तो यहाँ पर जो मदुरई है, मदुरई, और दूसरे यहाँ पर हम बात कर ही रहे थे कि जो ये एरिया है उस पूरे एरिया पर उस समय किसका शासन था, होयसल वंश का शासन था, यानी वीर जो वल्लाल की अपन चर्चा कर रहे थे, इसका शासन था यहाँ पर। तो यानी जब ये दक्षिण भारत से वापस मोहम्मद बिन तुगलक उत्तर भारत में चले जाते हैं तो दक्षिण के अंदर एक तो मदुरई जो क्षेत्र है उसका जो इसका गवर्नर इसने यहाँ पर नियुक्त कर दिया था, ये स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देता है। और दूसरे जो मैसूर, ये कर्नाटक और के क्षेत्र के जो एरिया के राजा हैं, मैसूर के जो होयसल वंश है और वारंगल के जो शासक हैं, ये भी स्वयं को स्वतंत्र करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से, और काम्पिल्य के अंदर भी, तो इन सभी का दमन करने के लिए किसको भेजते हैं, ये हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक वापस भेजते हैं। और जब ये यहाँ से नीचे की तरफ चलता है, यानी दिल्ली से, ये यहाँ से दिल्ली से रवाना होता है और दिल्ली से नीचे की तरफ चलता आगे जाता है, तो इन्हें मिलते हैं कौन, विद्यारण्य। और विद्यारण्य का नाम माधव था और ये दो भाई थे, विद्यारण्य और सायन। कहते हैं इन दोनों से इन्हें प्रेरणा मिलती है, इन दोनों से इन दोनों को प्रेरणा मिलती है, हरिहर और बुक्का को, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये करने में इन दोनों से प्रभावित होकर सफल होते हैं। इस समय ये मुसलमान हैं। और एक जो कर्नाटक है यहाँ पर एक श्रृंगेरी पीठ है, श्रृंगेरी पीठ, इसके महंत थे उस समय विद्यातीर्थ, विद्यातीर्थ इसके महंत थे। तो इनके प्रभाव में आकर और श्रृंगेरी पीठ के अंदर इनका क्या किया जाता है, फिर से हिंदू धर्म में शुद्धिकरण किया जाता है, यानी वापस इन्हें इस्लाम से क्या बनाया जाता है, हिंदू बनाया जाता है, यानी हिंदू धर्म में इनको दीक्षित किया जाता है। और फिर आगे चलकर ये इनसे प्रभावित होकर अपने पिता संगम के नाम पर कौन से वंश की स्थापना करते हैं, संगम वंश की स्थापना करते हैं। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य है उसके ऊपर विभिन्न जिन राजवंशों ने शासन किया था, उन्होंने, उनका संस्थापक कौन था और उन्होंने कब से कब तक शासन किया था। तो पहला है संगम वंश इसके अंदर, दूसरा जो वंश है वो है सालू वंश, तीसरा जो वंश है वो है तुल्लु वंश, चौथा जो वंश है जिसने शासन किया विजयनगर पर वो है अराविड वंश। अगर हम बात करें इनके संस्थापक की, तो इनके संस्थापक कौन थे, तो जो पहला है, पहले का संस्थापक कौन, अभी अपन ने चर्चा करी है, संस्थापक कौन होंगे जी, हरिहर और बुक्का। और जो सालू वंश है इसकी संस्थापना कौन करते हैं, नरसिंह सालू। तुल्लु वंश की स्थापना कौन करते हैं, वीर नरसिंह। और अराविडु वंश की कौन करते हैं, तिरुमल या तिरुमाल भी कहते हैं इसे। और हरिहर बुक्का अभी अपन ने चर्चा करी, कब स्थापना करते हैं, 1336 तक, और इनका शासनकाल कहाँ तक रहता है इस वंश का, 1485 तक। और सालू वंश का शासन रहता है 1485, यानी यहाँ से शुरू होता है 1485 से और कहाँ तक चलता है, 1505 तक। और जो तुल्लु वंश है जिसकी स्थापना वीर नरसिंह करते हैं, इसका शासनकाल रहता है 1505 से लेकर 1570 तक। और फिर अगला जो वंश है उसका शासनकाल रहता है अराविड वंश का 1570 से लेकर 1650 ईस्वी तक। और इसी के साथ में हम इनकी राजधानियों की भी चर्चा कर लेते हैं।
सबसे पहले अपन ने चर्चा करी थी कि यहाँ जो तुंगभद्रा नदी है इसके एक तरफ ये कौन सा जगह है, अनागोंडी। तो सबसे पहले इनकी राजधानी क्या रहती है, अनेगोंडी रहती है। कब, जब ये स्थापना करते हैं, कब करते हैं, 1336 में। और कालांतर में जो हरिहर हैं वो अपनी राजधानी बदल के विजयनगर की स्थापना करते हैं और विजयनगर को ही राजधानी बना लेते हैं। कब बनाते हैं, 1342 के अंदर। फिर अगली राजधानी बनती है पेनुगोंडा, और ये कब बनती है, 1470 के अंदर। और फिर अगली राजधानी बनती है कौन सी, चंद्रगिरी। और चंद्रगिरी राजधानी कब बनती है, 1614 के अंदर। तो इस प्रकार से है। हरिहर की हम बात करते हैं, हरिहर इसे हम प्रथम कहेंगे क्योंकि इसके बाद में भी हरिहर नाम से अन्य व्यक्ति शासन करेंगे। इन्होंने शासन किया था 1336 से लेकर 1356 तक। पहले इसके शासनकाल की हमने अभी चर्चा करी थी थोड़ी देर पहले कि पहले इनकी राजधानी क्या रहती है जी, अनेगोंडी रहती है। और फिर राजधानी इनकी आगे क्या हो जाती है, विजयनगर। यानी ये विजयनगर की स्थापना करते हैं और विजयनगर को ही राजधानी बना लेते हैं। अब देखो 2-3 विजय करते हैं ये। एक तो होयसल पर ये विजय करते हैं, और दूसरी कदम पर ये विजय प्राप्त करते हैं, और मदुरा। अब करते क्या है, ये होयसल को ये जीतते हैं और अपने राज्य में मिला लेते हैं। लेकिन कदम और मदुरा को राज्य में नहीं मिलाते, ये जीतते जरूर हैं लेकिन राज्य में नहीं मिलाते हैं। और अगली जो मुख्य बात है कि इन्हें 2 समुद्रों का अधिपति भी कहा गया है। 2 समुद्रों का अधिपति क्यों कहा गया है, देखो हम देखते हैं भारत का अगर इस प्रकार से मानचित्र देखते हैं तो देखो इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ये 3 प्रकार के समुद्र हम मानते हैं। तो जो 2 तट हैं, 2 तट यानी समुद्रों के 2 तट हैं, उसका जो सम्राट है उनको उन्होंने हराया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, 2 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। फिर इसके भाई यानी यहाँ तक इसके साथ साथ शासन कर रहे थे और अब अकेले शासन करेंगे बुक्का प्रथम के नाम से, और ये शासन करेंगे 1356 से 1377 तक। और इन्हें अब देखो ये 2 समुद्रों के अधिपति हैं और ये क्या होंगे जी, तीनों समुद्र के, जो 3 समुद्र हैं तीनों तटों पर राजाओं पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, तो इन्हें 3 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। यानी ये जो मदुरा वगैरह है उसने तो सिर्फ अपने जीता ही था, राज्य में नहीं मिलाया, लेकिन इसने मदुरा को जीता और अपने राज्य में मिला लिया। तो इसकी मुख्य विजय अगर हम इम्पोर्टेंट के तरीके से याद करें तो होयसल इसकी विजय है और इसकी मुख्य विजय क्या है, मदुरा है। और इसके समय जो कृष्णा नदी है, हमने मानचित्र में देखा कि जो कृष्णा नदी, जो तुंगभद्रा नदी है, इससे जो कृष्णा नदी निकलती है, इस नदी को क्या मान लिया गया जी, होयसल राज्य की सीमा मान लिया गया था। यानी होयसल राज्य की सीमा क्या हो गई इस समय, कृष्णा नदी। यानी कृष्णा जो नदी है, इससे जो ऊपर का एरिया है, ऊपर का एरिया बहमनी राज्य का, और इससे नीचे का जो एरिया है, ये नीचे वाला एरिया किसका रहेगा, विजयनगर साम्राज्य का। यानी मुख्य कारण ही इनकी लड़ाई इसलिए रहती है कि जो बहमनी वंश है वो आगे ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि दिल्ली के अंदर मजबूत शासन था, तो वो भी नीचे की तरफ आएगा, और ये नीचे की तरफ, नीचे तो समुद्र, नीचे जाएंगे कहाँ, तो ये भी ऊपर की तरफ। तो इसलिए इस एरिया के लिए लगातार इनके अंदर लड़ाई रहती है, लगातार 200 वर्षों तक इनके अंदर लड़ाई चलती रहती है। अब अगली हम चर्चा करते हैं कि एक तो देखो हमने मान लिया कि जो कृष्णा नदी है उसको इसके समय सीमा मान लिया गया, किसकी, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच की। और अगली चीज ये करता है कि चीन में एक दूत मंडल भी ये भेजता है। चीन में दूत मंडल कौन भेजता है, बुक्का प्रथम, और इसने एक उपाधि धारण की थी, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण करी थी, बुक्का प्रथम ने धारण करी थी। और मदुरा विजय की हम बात करें तो इसका जो पुत्र था कुमार कंपन, आगे हम साहित्य में भी चर्चा करेंगे इसकी, कुमार कंपन की पत्नी थी गंगा देवी, इन्होंने इसकी विजय के रूप में मधुरा विजयम पुस्तक भी लिखी थी। आगे देखेंगे हम साहित्य में इसको। अगले हम शासक की बात करते हैं। अगला शासक है हरिहर नाम से, हरिहर सेकंड,
और ये शासन करता है इसके आगे से 1377 से और 1404 तक। देखो अभी तक के जो शासक थे, दो शासक हुए हैं, उन्होंने किसी प्रकार की राजा महाराजा जो हैं इस प्रकार की उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण करते हैं? हरिहर सेकंड धारण करते हैं। ये इस प्रकार के पहले शासक थे विजयनगर साम्राज्य के। और इन्होंने किन किन के ऊपर विजय प्राप्त की? देखो कन्नारा है, मैसूर है, तिरुचिन्नापल्ली है, कांची है, बेलगांव है, बेलगांव, गोवा, श्रीलंका, इन सभी के ऊपर विजय प्राप्त की इसने। अब देखो इसने बेलगांव और जो गोवा है ये इन्होंने बहमनी राज्य से छीना था। अभी हमने बहमनी की चर्चा कर रहे थे, तो उन्हीं से इन्होंने बेलगांव और गोवा को छीना था। और श्रीलंका को इसने विजित जरूर किया लेकिन अपने राज्य में नहीं मिलाया, सिर्फ इससे इसने क्या किया? राजस्व वसूल किया था। इसके बाद में आगे की हम चर्चा करेंगे। दो कमजोर शासक होते हैं, उन कमजोर शासकों का मैं नाम लिख देता हूँ। एक है विरूपाक्ष प्रथम के नाम से और दूसरा बुका सेकंड के नाम से। और ये शासन करते हैं 1404 से लेकर 1406 तक। इसके बाद में आगे शासक होते हैं देवराय प्रथम और ये शासन करते हैं 1406 से लेकर 22 तक। और अब इनकी वही चीज़ है कि इस यहाँ का जो एरिया था इधर वाला, ये था, इसका नाम था रायचूर दोआब। यानी तुंगभद्रा नदी का जो एरिया था वो रायचूर दोआब, यानी दो का मतलब दो, आब का मतलब पानी, यानी दो प्रकार के पानी से अगर कोई भूमि होती है तो वो बहुत उपजाऊ हो जाती है। तो ये जो रायचूर का दोआब था ये बहुत ही उपजाऊ जमीन थी और इसके लिए दोनों में बहमनी और विजयनगर में लगातार, हम पहले भी चर्चा करते आ रहे हैं, लड़ाइयाँ इसके लिए होती रहती हैं। तो इस समय एक बहमनी है ताजुद्दीन फिरोज शाह, ताजुद्दीन फिरोज बहमनी, और इसकी लड़ाई होती है किसके साथ में? देवराय प्रथम के साथ में। और ये युद्ध है, जो लड़ाई लड़ते हैं वो है सोनार की बेटी का युद्ध, सोनार की बेटी का युद्ध। और इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं कौन जी? देवराय प्रथम पराजित हो जाते हैं। और पराजित होने के बाद में इन्हें क्या करना पड़ता है? संधि करनी पड़ती है। और उसके तहत एक तो ये फिरोज चाहते हैं कि कालांतर में आगे चलकर देवराय प्रथम हम पर आक्रमण नहीं करे, इसलिए ये एक तो इसकी पुत्री से विवाह करते हैं, पुत्री से विवाह। और दूसरी चीज है 10 लाख का इनसे हर्जाना भी लेते हैं, जिसके अंदर 10 लाख का हर्जाना है वो हाथी, हूण वगैरह मिला के, मोती वगैरह। और दूसरी जो ये एरिया था यहाँ पर जो रायचूर दोआब है, इसके अंदर एक नाम है बाकापुर, यानी जो दोआब के क्षेत्र में एक प्रदेश था बाकापुर, और ये भी दहेज के रूप में लेते हैं इनसे। अब देखो ये तो है कि इस युद्ध में मुख्य यही है कि ये जो बहमनी, ताजुद्दीन फिरोज बहमनी है, उससे हार गया था सोनार की बेटी के युद्ध में, और बेटी का इसके कारण इसे विवाह भी करना पड़ा। अब अगली जो मुख्य चीज ये करवाते हैं कि जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी पर ये बांध बनाते हैं और बांध बना के ये नहरें निकालने का कार्य करते हैं। ये इसका आर्थिक जीवन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। और इसके समय अगला नाम जो आपको याद करना है वो है निकोलो कॉन्टी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नाम है, विदेशी यात्री हैं, इटली निवासी है ये निकोलो कॉन्टी। ये इसके समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है। और इसके साथ ही इसके दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे एक व्यक्ति, श्रीनाथ, तेलुगु भाषा के कवि थे ये, तेलुगु के। और इसकी जो मुख्य रचना है वो है हरविलासम। हरविलासम के रचनाकार श्रीनाथ किसके दरबार में थे? देवराय प्रथम के दरबार में। इसके बाद में एक कमजोर शासक होता है वीर विजय, और उसके बाद में इसके पुत्र बनते हैं देवराय द्वितीय नाम से, और यह शासन करते हैं 1422 से लेकर 1446 तक शासन करते हैं। और इससे हम कह सकते हैं कि ये संगम वंश का सर्वोत्तम, जो संगम वंश शासन करेगा 1336 से लेकर 1485 तक, इस वंश का सर्वोत्तम शासक कौन रहेगा? देवराय द्वितीय। इसकी हम उपाधियों की बात करते हैं कि इसने एक तो देखो इमाडी देवराय, इमाडी देवराय की उपाधि धारण कर रखी थी। और इसे क्या कहा जाता था? गजबेटकर कहा जाता था। गजबेटकर का मतलब क्या है? हाथियों का शिकारी,
हाथियों का शिकारी किसे कहा गया है? देवराय द्वितीय को। और इसके साथ ही देखो इसने क्या किया था, आंध्र और जो उड़ीसा हैं उनके गजपति शासकों को भी इसने पराजित किया था। आंध्र और उड़ीसा के गजपति शासकों को पराजित करने में किस राजा ने सफलता प्राप्त की थी? देवराय द्वितीय ने। और आगे हम बात करते हैं कि यानी इस समय का ईरान और उस समय का क्या था जी? फारस। तो फारस के एक व्यक्ति हैं कौन? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक इसने देवराय द्वितीय के समय विजयनगर की यात्रा की थी। और अगली महत्वपूर्ण चीज है कि इसने सेना में किनको भर्ती किया? तुर्की धनुर्धरों को इसने सेना में भर्ती किया था। और एक चीज और है, जब ये सिंहासनारूढ़ हुआ था, यानी जब इसका सिंहासनारोहण हुआ था, तो उस समय ये अपने सिंहासन के पास इसने गीता और कुरान दोनों को रखा था। और अपने राज्य में इसने मुसलमानों को मस्जिद निर्माण की अनुमति भी दे रखी थी कि मुसलमान हैं वो मस्जिद निर्माण का कार्य कर सकते हैं। मस्जिद निर्माण की अनुमति किसने दे रखी थी? देवराय द्वितीय ने। और ये एक स्वयं भी विद्वान व्यक्ति था और उसने दो संस्कृत ग्रंथ हैं, दो संस्कृत ग्रंथों की हम चर्चा करते हैं। एक तो है इसमें महानाटक सुधा निधि, और दूसरा है ब्रह्मसूत्र। इन दोनों के ऊपर इसने क्या लिखी जी? टिक्का लिखी थी। किसने? देवराय द्वितीय स्वयं ने टिक्का लिखी थी। और एक नूनिज है पुर्तगाली यात्री, ये कहता है, इसके समय नहीं आया है, लेकिन ये कहता है, क्या कहता है कि इसने क्यूलान, श्रीलंका, पुलिकट, पेंगू, तेनसिरम, यानी ये इनका सामान्यकरण किसके साथ में किया जाता है? बर्मा और मलाया के रूप में। पेंगो और तेनिसरम का बर्मा और मलाया के रूप में। तो इनके राजा ये नूनिज कहते हैं कि इनके राजा इन्हें कर देते थे। किन्हें? देवराय द्वितीय को। अगले हम चर्चा करते हैं मल्लिकार्जुन की। संगम वंश के मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ने 1446 से लेकर कब तक शासन किया था? 1465 तक शासन किया था। और इसे प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? प्रौढ़ देवराय के नाम से। और कह सकते हैं हम कि विजयनगर का पतन इसके समय होना शुरू हो गया था। विजयनगर के संगम वंश का यानी इसके शासनकाल का पतन प्रारंभ हो गया था। और इसने देखो क्या किया कि बहमनी, इसके समय जो बहमनी शासक हैं और उड़ीसा के जो गजपति शासक हैं इस पर आक्रमण किया। और अपने को उस आक्रमण से बचाने में ये क्या रहा जी? असफल रहा। और जो मुख्य चीज है कि इसके समय ये माहुआन कौन है जी? चीनी यात्री है। ये चीनी यात्री इसके समय विजयनगर, हम विजयनगर की बात करेंगे, विजयनगर आया था। अगले शासक हैं विरूपाक्ष द्वितीय, और ये विरूपाक्ष द्वितीय शासन करते हैं 1465 से लेकर 1485 ईस्वी तक। और ये इस वंश के यानी संगम वंश के अंतिम शासक थे। संगम वंश के अंतिम शासक कौन थे? विरूपाक्ष द्वितीय। और इसके समय हम कह सकते हैं कि जी गोवा, कोंकण, कर्नाटक, ये जो एरिया है यानी उत्तरी कर्नाटक जो है, इसका कुछ भाग है वो विजयनगर से अलग हो जाता है। और इसके समय हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे नूनिज, यानी जो पुर्तगाली व्यक्ति है वो इसके समय विजयनगर की यात्रा करता है, यानी विजयनगर पुर्तगाली नूनिज इसके समय आता है। और इसके समय देखो क्या होता है, एक व्यक्ति है चंद्रगिरी का गवर्नर है। किसको बना रखा था इसने? नरसिंह सालू। और नरसिंह सालू का एक सेनापति था, और उसका नाम था नरसा नायक। यानी इस प्रकार हम इसके अंदर देखते हैं कि ये भाग अलग हो जाते हैं, तो विजयनगर साम्राज्य में कुछ अव्यवस्था का सा माहौल हो जाता है। अराजकता और अव्यवस्था के इस माहौल में जो नरसा नायक हैं वो अपने इसके
जो भी राजा राजा बने हुए हैं नरसिंह सालू, और उनको उत्साहित करता है कि हम अब इस समय सिंहासन पर अधिकार कर लेते हैं। तो नरसिंह सालू है वो विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर देता है, विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, और उस वंश का नाम क्या रखता है? सालू वंश। सालू वंश। इस वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश तक का अध्ययन किया है। बाकी के वंशों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।